नमस्ते दोस्तों। यूनिट नंबर 11 अपन पढ़ते हैं BHIE 143 में लिंग और पर्यावरण। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं अपन, सेक्स तथा जेंडर में अंतर पढ़ेंगे। अक्सर दोनों का मतलब एक ही मान लिया जाता है, मेल और फीमेल, लेकिन डिफरेंस है गाइस। जब हम सेक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न जैविक और शारीरिक विशेषताओं जैसे गुणसूत्र, हार्मोन, प्रजनन अंग आदि से है। ठीक है, यानी कि हम मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं उनके गुणसूत्र, हार्मोन, प्रजनन अंगों की सहायता से। जेंडर क्या होता है दोस्तों? महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक रूप से निर्मित विशेषताओं से है, जैसे मानदंड जिसको अपन स्टैंडर्ड अथवा पैरामीटर कहते हैं, भूमिकाएं और महिलाओं और पुरुषों के समूहों के बीच संबंध। तो इसका मतलब है गाइज कि समाज के अंदर महिलाओं के स्टैंडर्ड और पुरुषों के स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, महिलाओं की भूमिका यानी कि उनके क्या जिम्मेदारी और कर्तव्य हैं। ठीक है, और महिला और पुरुषों के बीच में क्या संबंध है, इस चीज़ को बताने का काम जेंडर करता है। राइट। जैसे कि दोस्तों महिलाओं को अक्सर घरेलू काम, ठीक है, और बच्चों के पालन पोषण से संबंधित कामों से जोड़ के देखा जाता है, ये जेंडर कहलाता है। भौतिक संबंधी चिंता ये दूसरी हेडिंग है। इसका मतलब है गाइज कि ये जो दुनिया है ना, इसका एक कंपोनेंट, इसका एक घटक क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, इसका एक भौतिक घटक पर्यावरण है। तो पर्यावरण को फिलहाल नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से भूमिहीन छोटे किसान परिवार की महिलाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि ईंधन, चारा, पानी की जिम्मेदारी महिला पर बढ़ जाती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि गांव के अंदर दोस्तों जो जिससे कि चूल्हा है उसमें लकड़ियों की आवश्यकता होती है, तो ईंधन लाने का काम गाँव के अंदर महिलाओं का होता है, चारा पानी की जिम्मेदारी भी महिला का काम होता है। लेकिन आजकल क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण दोस्तों जो ईंधन है वो भी ख़त्म होता जा रहा है, पानी वो भी ख़त्म होता जा रहा है और कठिन हालात बन गए हैं। राइट। जैसे कि दोस्तों राजस्थान जैसे राज्यों में महिलाओं को कई जगह 5-5 किलोमीटर तक पैदल जा कर के पानी लाना पड़ता है। इसी प्रकार से सूखा प्रभावित क्षेत्रों की तुलना में समृद्ध हरित क्षेत्र में महिलाओं के काम कम हो जाते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूँ, राजस्थान और आप केरल का एग्जांपल लें। ठीक है, राजस्थान में दोस्तों अधिकांश जगहों पे सूखा पड़ता है, इसलिए महिलाओं के जो काम है वहाँ पे घरेलू काम, उनको काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, और जैसे कि केरल है, वहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पानी वगैरह है, तो वहाँ पर महिलाओं के जो काम है ना, वो थोड़े से काम और मेहनत वो थोड़ी सी बच जाती है, क्योंकि पानी के लिए उनको कई किलोमीटर तक जाना नहीं पड़ता केरल की महिलाओं को। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे गाँव के अंदर गर्भवती महिला को भी काम करना पड़ता है और उनका घरेलू कामों में ही अत्यधिक समय चला जाता है, जिसकी वजह से ना तो वो अपने शरीर पे ध्यान दे पाती है, ना ही वो अपनी ज़िंदगी की तरफ देख पाती हैं। ठीक है, तो सीमित उनकी भूमिकाएं रह जाती हैं, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वन कानूनों के कारण भी महिलाओं का शोषण हुआ है, महिलाओं को इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। जैसे कि दोस्तों वन क्षेत्रों में निजीकरण किए जाने के बाद, प्राइवेटाइजेशन किए जाने के बाद महिलाओं का वहाँ पर जाना प्रतिबंध लगा दिया है सरकार ने, क्योंकि पहले महिलाएं वहाँ पर जा कर के शहद, तेंदुपत्ते, लकड़ियाँ ये सब चुन कर के घर पे ले आती थी। ठीक है, इस तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन वनों में अब जाना अब बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा, तो फिर दिक्कतें बढ़ गई है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिला ज़्यादा प्रभावित होती है और वो ईंधन संबंधी मतलब संसाधन जुटा नहीं पाती है। इसी प्रकार से जो आदमी होता है ना दोस्तों, वो माना जाता है कि वो कमाने हेतु शहर चला जाता है, जिसे प्रवास भी कहते हैं अपन। और गांव के अंदर जो फिर महिला बच जाती है परिवार के अंदर, वो खेती बाड़ी का काम करती है। तो खेती का काम करने से महिलाओं का जो बोझ है वो बढ़ जाता है, घर के काम भी करने पड़ते हैं और खेती का काम भी करना पड़ता है। गांव में सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों में
महिलाएं अधिक पार्टिसिपेट भागीदारी करती हैं क्योंकि स्थानीय समृद्ध पर्यावरण से उन्हीं को फ़ायदा होगा। तो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर दोस्तों बड़ी संख्या में वृक्षारोपण का काम, पेड़ लगाने का काम किया जाता है। उस प्रोग्रामों में महिलाएं ज़्यादा भागीदारी करती है क्योंकि उनको पता है पेड़ ज़्यादा लगेंगे गांव के अंदर तो उनको आने वाले टाइम पर ईंधन मिल सकेगा, ठीक है। इसलिए वो ज़्यादा उत्साहित होती हैं ऐसे कार्यक्रमों में। यहाँ से सवाल आता है दोस्तों, पारिस्थितिक नारीवाद किसे कहते हैं? इकोफेमिनिज्म। इकोफेमिनिज्म क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिक नारीवाद नारीवादी आंदोलन की एक उपशाखा है, यानी कि नारीवादी आंदोलन का एक टाइप है पारिस्थितिक नारीवाद, जो 1970 के दशक में उभरा। पारिस्थितिक नारीवाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग डी ओबान ने 1974 ईस्वी में किया था। फिर 1987 ईस्वी में नेस्ट्रा किंग ने पारिस्थितिकी नारीवाद क्या है ये एक लेख, एक एडिटोरियल लिख कर के इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो डी ओबान ने ये वर्ड यूज किया था सबसे पहली बार, फिर नेस्ट्रा किंग ने एक लेख लिख करके दुनिया को इकोफेमिनिज्म के बारे में बताया था। इसके अनुसार नारीवादी चिंतक पर्यावरण व महिलाओं के शोषण हेतु पुरुष प्रधान सत्ता को जिम्मेदार मानते हैं। यानी कि जो आदमी है, ठीक है, जो पुरुष है, जो मेल है, वही जिम्मेदार होता है महिलाओं के शोषण और प्रकृति के शोषण के लिए, क्योंकि पुरुष प्राकृतिक रूप से आक्रामक, एग्रेसिव होता है तथा संसाधनों पर अपना दबदबा, डोमिनेंस कायम करना चाहता है। इसलिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था खत्म होनी चाहिए जिससे संसाधनों का असीमित दोहन खत्म हो व महिलाओं को अधिकार व मान सम्मान मिल सके। दोस्तों, मेल जो होता है ना वो डोमिनेंस करना चाहता है, हर चीज़ को अपने कब्जे में करना चाहता है, थोड़ा आक्रामक होता है स्वभाव से, इसलिए वो महिलाओं का भी शोषण करता है और फिर प्रकृति के जो संसाधन है वो भी खत्म करता चला जाता है। ऐसे नारीवादी चिंतक मानते हैं, ठीक है। महिला का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध होता है क्योंकि महिला के अंदर दया भाव, काइंडनेस, सहिष्णुता, टॉलरेंस, प्रेम, सहनशीलता, क्षमाशीलता व सहयोग की भावना पाई जाती है महिला के अंदर। अतः नारी प्रकृति के जीवों व पेड़ पौधों के प्रति दया भाव रखती है जिससे पर्यावरण के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है दिखती है। तो जो महिला है ना दोस्तों, उसके अंदर प्रकृति ने कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एक्स्ट्रा गुण दिए जिसकी वजह से वो नेचर के काफ़ी करीब हो जाती है ना, और नेचर का ख्याल रख पाती है। अमेरिका से पारिस्थितिक आंदोलन उत्पन्न होता है जिसका उद्देश्य था महिलाओं की मुक्ति और प्रकृति की मुक्ति। मुक्ति का मतलब है यहाँ पर महिलाओं को हर तरह की कुरीतियों से, हर तरह के बंधनों से आज़ाद करवाना और प्रकृति को भी आज़ाद करवाना और प्रकृति को बचाना। पुरुषों का संस्कृति को सामाजिक व्यवस्था को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होने के कारण समाज के पदानुक्रम यानी कि हायरार्की पर इनका स्थान ऊंचा होता है, जिससे परिवार, राष्ट्र, व्यापार आदि संबंधित निर्णय वे खुद लेते हैं और इस प्रक्रिया महिलाओं को पीछे रखा जाता है। दोस्तों, होता क्या है, संस्कृति से संबंधित नियम जैसे कि खाने पीने के, पहनने के, भाषा के जो नियम होते हैं वो पुरुष ही बनाते हैं अधिकतर। सामाजिक व्यवस्था के नियम भी पुरुष बनाते हैं, ठीक है। और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, यानी कि जैसे कि कोई फैक्ट्री है ना, कारखाना है, उसका मालिक भी एक आदमी है, मेल है। तो इसके कारण से समाज की जो हायरार्की, जो मतलब एक स्थान होता है, एक ऑर्डर होता है, वहाँ पर पुरुष पहुँच जाता है और जिससे कि वो फैमिली से, एक नेशन से और व्यापार से रिलेटेड डिसीजनों खुद लेता है, ठीक है, और महिला को पीछे रख देता है। इसके वजह से महिला का एक्सप्लॉयटेशन होता है, महिला के अधिकारों को पीछे रख दिया जाता है। प्रकृति और महिलाओं ने अपने अधिकार लेने हेतु 1980 में महिला पेंटागन कार्यवाही की गई जिसमें 2000 महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। तो प्रकृति और महिलाओं ने अपने अधिकारों को लेने हेतु दोस्तों अमेरिका में एक जगह है पेंटागन, वहाँ पे 2000 महिलाएं इकट्ठा हुई थी। उस अभियान को या उस कार्यवाही को नाम दिया गया है वोमेन पेंटागन एक्शन, ठीक है, ध्यान रखना। करेन वारेन के अनुसार एक पारिस्थितिकी नारीवाद चिंतक कौन व्यक्ति होता है जो कि महिलाओं व प्रकृति पर पुरुष प्रभुत्व की आलोचना करता है, यानी कि वो क्रिटिसाइज करता है, वो बुराई करता है कि पुरुष प्रभुत्व के कारण, मेल डोमिनेंस के कारण महिलाओं और प्रकृति का शोषण होता है तथा लिंग पूर्वाग्रह को दूर करने की बात करता है।
एक पारिस्थितिकी नारीवादी व्यक्ति। लिंग पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? जैसे कि महिला को किससे जोड़ा जाता है ना? बच्चे पैदा करने से और बच्चों का पालन पोषण करने से, घर पे ही रहने और परिवार को आगे बढ़ाने, इन सब की जिम्मेदारी महिला की होती है। बच्चों का पालन पोषण करना, ये एक लिंग पूर्वाग्रह होता है। जैसे कि और आदमी, आदमी का मतलब कमाना बाहर जा कर के, ठीक है। तो इन सब को दूर करना चाहिए ताकि महिला का शोषण रुक सके। पारिस्थितिक नारीवाद, इको फेमिनिज्म 3 टाइप का होता है दोस्तों। उदार पारिस्थितिक नारीवाद, सांस्कृतिक पारिस्थितिक नारीवाद और समाजवादी पारिस्थितिक नारीवाद। उदार पारिस्थितिक नारीवाद क्या होता है? इसमें नए कानूनों व विनियमों के माध्यम से स्त्री व प्रकृति मुक्ति की बातें की जाती है। यानी कि सरकार है वो अच्छे लॉज और उनको रेगुलेट करे, उन कानूनों को रेगुलेट करे ताकि महिला का भला हो। सांस्कृतिक पारिस्थितिक नारीवाद क्या है? इसमें पुरुषसत्ता का संस्कृति पर प्रभुत्व की आलोचना की जाती है। सिर्फ समाजवादी परिस्थिति नारीवाद, इसमें पुरुषसत्ता का प्रजनन के अधिकारों व सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों के प्रभुत्व की आलोचना की जाती है। इसी तरह से दोस्तों पारिस्थितिक नारीवाद इस सिद्धांत विचारधारा की आलोचना यानी कि इसकी क्रिटिसाइज किस आधार पे की जाती है कि देखो, महिला प्रकृति के अधिक करीब है, महिला अधिक इमोशनल है, उसके पास में इसने करुणा, सहनशील आदि की भावनाएं होने के कारण वह बच्चों का पालन पोषण वही करती है। लेकिन नारीवादी आंदोलन में महिलाएं अपने प्राकृतिक व नैतिक जिम्मेदारियां भूल करके सिर्फ पुरुष सत्ता को चुनौती देती दिखती हैं। नारियों प्रकृति का संरक्षण तभी होगा जब पुरुष व स्त्री मिलकर के परस्पर सहयोग करेंगे। तो देखो, ये जो पारिस्थितिक नारीवादी चिंतक है ना, ये मतलब इस हद तक चले जाते हैं कई बार कि ये पुरुष को ही दबाने की बातें करने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि समाज है ना, और जो एक राष्ट्र है, जो प्रकृति है, वो तभी अच्छे से चलता है जब पुरुष और स्त्री है कंधे से कंधे मिला करके चले, ना कि सिर्फ या तो स्त्री आगे बढ़ जाए या फिर पुरुष आगे बढ़ जाए। दूसरा है, औद्योगिक क्रांति विश्व हेतु जरूरी थी क्योंकि मानव का जीवन कष्टपूर्ण था, साथ ही एक देश का आर्थिक विकास जरूरी है, अतः प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आवश्यक था। इस आधार पर पारिस्थितिक नारीवादियों की आलोचना की जाती है। दोस्तों, पारिस्थितिक नारीवादियों ने क्या बताया कि जो मेल है, आदमी है, इसने औद्योगिक क्रांति करके, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित करके, सामानों का उत्पादन करके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है, जिससे कि प्रकृति का विनाश हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ मनुष्य का जो विकास है वो भी जरूरी है, एक देश का आर्थिक विकास भी जरूरी है ना। इसके लिए थोड़ा वो संसाधनों का दोहन करना भी आवश्यक होता है। और तीसरा, इस आधार पर इसका बुराई या फिर आलोचना की जाती है कि पारिस्थितिक नारीवाद सिर्फ महिलाओं को ही केंद्र में रख करके शोषण की व्याख्या करते हैं, लेकिन वे समाज में उपस्थित अन्य जो जेंडर हैं दोस्तों, उनको इग्नोर, उनकी उपेक्षा कर देते हैं कि उनकी भी कुछ समस्याएं, वो महिला की समस्या को ही देखते हैं। तो जैसे कि समाज के अंदर LGBTQ समुदाय रहते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर, ठीक है, ये भी तो अन्य जेंडर, इनकी भी समस्या है, इनके पास में भी अधिकार नहीं है, ठीक है, बहुत सारी समस्या है इनकी, राइट। तो इनकी समस्या को भी बताना चाहिए था। इसके अलावा एक और लास्ट हेडिंग है दोस्तों, भारतीय पारिस्थितिक नारीवाद, इंडियन इको फेमिनिज्म। तो दोस्तों, जिस तरह से भारतीय नारीवाद, जिस तरह से जो पश्चिम की जो नारीवादी चिंतक थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि जो आदमी है वही जिम्मेदार है पुरुष, महिला और प्रकृति के शोषण के लिए। इसी तरह से कुछ भारतीय नारीवादी ने भी अमेरिकी पारिस्थितिक नारीवादियों के तर्ज पर भारतीय नारियों व प्रकृति के शोषण के स्वरूप को बताकर नारी व प्रकृति की मुक्ति की कामना की है, जैसे कि वंदना शिवा, बीना अग्रवाल और वृंदा करात। ये कौन है? ये इंडियन इको फेमिनिस्ट हैं, ठीक है, जो कि बात करते हैं कि भारतीय पुरुषों ने, ठीक है, भारतीय पुरुषों ने लिंग पूर्वाग्रह करके स्त्रियों का और प्रकृति का शोषण किया है। तो भारत में पारिस्थितिक नारीवाद ने निम्न आंदोलन किए, जैसे कि चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड और राजस्थान दोनों में हुआ है दोस्तों, और नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मेधा पाटेकर के नेतृत्व में हुआ है, राइट। भारत में नारी शक्ति का, देखो, भारत में जो नारी है ना, वो शक्ति को प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन भारतीय समाज पुरुष प्रधान होने के कारण महिलाओं को सिर्फ घरेलू कार्यों व पारंपरिक जिम्मेदारियों तक ही सीमित रखा गया है, जिससे महिला का सर्वांगीण विकास रुक जाता है। वंदना शिवा के अनुसार ब्रह्मांड यानी कि इस यूनिवर्स में नारी जो है वो शक्ति तथा सृजनात्मकता का प्रतीक है। यानी कि दोस्तों,
जो क्रिएटिविटी है और जो पावर उसको रिप्रेजेंट करती है नारी, तथा वह पुरुष के साथ मिलकर के दुनिया का निर्माण करती है। ठीक है, प्रकृति व समाज की स्थिरता हेतु नारी का ज्ञान व सम्मान जरूरी है, क्योंकि नारी व प्रकृति समान गुण रखते हैं। बीना अग्रवाल के अनुसार भारत में श्रम विभाजन, प्रजनन, सामाजिक अधिकारों में पुरुषों का वर्चस्व स्थापित है। इसका मतलब है दोस्तों, जैसे कि कोई महिला मजदूर है और कोई पुरुष मजदूर है, तो समान घंटे के लिए दोनों काम करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि महिला मजदूर को कम पैसे मिलते हैं। तो ये श्रम का असमान विभाजन कहलाता है। और प्रजनन के संबंधित अधिकार भी महिलाओं के पास में नहीं होते हैं। कई बार वह सामाजिक अधिकार, मतलब समाज के अंदर जो व्यवस्था चल रही होती है, शादी विवाह तलाक वगैरह संपत्ति के जो अधिकार है, वहाँ पर भी महिला को पीछे रख दिया जाता है आदमियों के द्वारा। इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है वो गरीब महिलाएं होती है। पितृसत्तात्मक जो पैट्रियार्कियल सोसाइटी है इंडियन, वहाँ पर महिलाओं को प्रकृति के करीब व पुरुषों को संस्कृति के करीब माना जाता है। यानी कि दोस्तों प्रकृति के जो करीब है ना, कि इसके अंदर स्नेहशीलता है, वह परिवार का पालन पोषण कर सकती है, और पुरुषों को माना जाता है कि वो समाज से और संस्कृति के संबंधित नियम बना सकते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों, इस सोच से प्रकृति का विनाश व नारियों का शोषण होता है। भारत में वैचारिक आधार पर ही नारियों का पुरुष प्रधान समाज द्वारा शोषण होता है। आइडियोलॉजी यानी कि महिला की सोच को कमतर आंक लिया जाता है कि महिला है वो इतना नहीं सोच पाती है, उसके पास में इतना दिमाग नहीं होता है। तो दोस्तों अक्सर मतलब कई परिवारों में महिलाओं के साथ में इसी आधार पर, वैचारिक आधार पर ही भेदभाव हो जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास व अंधाधुंध औद्योगिक विकास व प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारतीय महिलाओं के संसाधनों तक पहुंच मुश्किल हो गई है, जिससे ग्रामीण भारतीय नारियों को दिन में अब अतिरिक्त समय निकालना पड़ता है, जिससे वे परिवार हेतु आवश्यक प्राकृतिक संसाधन जुटा पाए। तो मैंने आपको बताया ना, जैसे कि मान लो एक महिला है, वो 2 किलोमीटर जाती थी रोज़ पानी लाने के लिए, पीने का पानी लाने के लिए, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ क्या है दोस्तों, जो पानी है ना वो मतलब ख़त्म हो रहा है काफ़ी जगह। तो 2 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर जाएगी, तो उसका जो काम के घंटे वो बढ़ जाएंगे, तो ना तो अपने शरीर पे ध्यान दे पाएगी, ना ही अपने ऊपर ध्यान दे पाएगी। ठीक है, तो महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच बहुत ही मुश्किल हो गई है, जिससे कि ग्रामीण भारतीय नारियों को दिन में अब अतिरिक्त समय निकालना पड़ता है, जिससे वे परिवार हेतु आवश्यक प्राकृतिक संसाधन जुटा पाए। भारत में निम्न कारणों से भारतीय नारियों की जो स्थिति है वो अभी भी खराब है दोस्तों। पहला पॉइंट लिख सकते हैं आप, भारतीय महिलाएं, स्पेशली रूरल क्षेत्र की जो महिलाएं होती है, ग्रामीण क्षेत्रों की, गाँव की, वो सिर्फ कृषि को ही अपनी आजीविका का स्रोत मानती है, कि कृषि वो हमारी लाइवलीहुड का सोर्स है। इसके अलावा दोस्तों कोई कौशल नहीं सीख पाती, कोई स्किल्स नहीं सीख पाती। भारतीय पुरुष नौकरी अथवा किसी काम धंधे हेतु शहरों की तरफ माइग्रेट, पलायन कर जाते हैं, जिससे गांव के अंदर जो बची हुई महिलाएं परिवारों में, वो सिर्फ घरेलू कामों तक सीमित रह जाती है। वो बच्चों को पालती पोसती है और घर के काम करती है और कृषि का काम करती है। इसलिए भी स्त्रियों की जो दशा है वो काफ़ी ख़राब है काफ़ी जगह पर। इसलिए कुछ जगहों पर शिक्षा भी नहीं मिल पाती दोस्तों। अक्सर 10th 12th पास करके ही लड़की की शादी करवा दी जाती है और वो शिक्षा से वंचित हो जाती है, जिससे कि उसका जो आने वाला जीवन है वो भी दोस्तों खतरे में पड़ जाता है। उचित प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है लड़कियों को, ठीक है, सिलाई से संबंधित या फिर किसी कंप्यूटर कोर्स से संबंधित, इसलिए भी पीछे रह जाती है। असमान श्रम विभाजन यानी कि अनइक्वल लेबर डिवीज़न है, वही चीज़ मैंने बताई कि कम पैसा मिलता है एक पुरुष मजदूर के तुलना में, समान कार्य घंटों के लिए भी। रोजगार के लिए कम अवसर मिलना, खराब पोषण व अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, ये भी, इससे भी महिलाओं की जो स्थिति है वो खराब हो रही है। और कम आय होना, संसाधनों तथा प्रौद्योगिकी तक पहुंच ना होना या फिर कम होना, ये सब कारण है दोस्तों, जिससे कि जो भारतीय महिलाएं हैं गाँव की, वो है उनकी जो स्थिति है वो खराब हो रही है। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, भारतीय पारिस्थितिक नारीवाद में, कि भारतीय सरकार अच्छी अच्छी नीतियाँ, कानून नीतियाँ लेके आए नारियों के लिए, है ना, और जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, एनजीओ, सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से भारत में महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि की जा सकती है, जिससे समाज व पुरुष की सोच में पूर्वाग्रह, प्रिजुडाइज कम होगा। देखो पूर्वाग्रह क्या होता है, कि हम सामने वाले को बिना जाने उसके बारे में कुछ अगर सोच रख लेते हैं, ठीक है, तो वो पूर्वाग्रह कहलाता है। जैसे कि कोई
किसी खास धर्म अथवा जाति का है तो हम पहले से ही उसके बारे में सोच बना के रखते हैं, और हो सकता है दोस्तों, मान लो हम किसी व्यक्ति को बुरा समझते हैं, वो बुरा हो ही ना। अब मान लो किसी व्यक्ति ने बहुत फटे और गंदे कपड़े पहन रखे हैं, तो हम मान लेते हैं इसको, मतलब ये अज्ञानी है, इसको कुछ नहीं आता। हो सकता है दोस्तों आपसे ज़्यादा तजुर्बा, आपसे ज़्यादा नॉलेज वो व्यक्ति रखता हो, लेकिन किसी कारणवश ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ बन गई है कि आप उसके लिए पहले से ही सोच रख रहे हैं। तो पुरुषों का महिलाओं के प्रति इस तरह की जो पूर्वाग्रह होते हैं वो कम होंगे, तथा वे प्रकृति और राष्ट्र का ख्याल रख सकेंगे। तो दोस्तों इस तरह से है ना, ये जो चैप्टर नंबर हमारा 11 था, लिंग और पर्यावरण, ये कंप्लीट होता। आई होप आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर और बचा है दोस्तों, यूनिट नंबर 12, वो भी पढ़ के इस किताब को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।